हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई एक वायर हो और उसमें करंट दौड़ रही हो और अगर उसको उठा करके एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर कितना फोर्स काम करेगा। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ये देख चुके हैं कि अगर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी v है और चार्ज q है मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा डिग्री पर एंटर करता है तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनते हैं, v साइन थीटा और इधर बनता है v कॉस थीटा। तो जो v कॉस थीटा है इस वजह से कोई भी मैग्नेटिक फोर्स निकल करके नहीं आता, मगर जो ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है यानी जो ये वाली वेलोसिटी है, इसकी वजह से जो फोर्स काम होता है, जो फोर्स काम करता है Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये काम करता है। ठीक है, ये बात आप लोग पहले देख चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, आज हम एक चार्ज नहीं मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो कराएंगे, हम नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कराएंगे। आज बेटा हम इस मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ एक सिंगल चार्ज v वेलोसिटी से नहीं इसमें फ्लो कराएंगे, हम यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कराएंगे। तो अगर नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कराएंगे तो I बराबर Q अपॉन T से नंबर ऑफ चार्जेस है तो NE अपॉन T, मतलब हम यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फोर्स निकालना चाहते हैं और नंबर ऑफ चार्जेस का मतलब क्या, करंट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसी में हम ये रहा हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर हम एक रख देंगे वायर। बेटा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या रखा है, एक वायर, ये एक वायर रखा है। दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर हमने क्या रख दिया, एक वायर। ठीक है, ए बी एक वायर रख दिया। यहाँ कौन था, सिंगल चार्ज। यहाँ पर क्या होगा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मतलब नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो इसमें A से B तक, A से लेकर के B तक कितने चार्ज फ्लो करेंगे, Q इज़ नॉट अ सिंगल चार्ज, नंबर ऑफ चार्जेस हैं। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक चार्जेस को जाने में कितना समय लगता है, T समय लगता है। तो मैं इसको साफ साफ लिख दूँ यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल चार्ज कितना जाता है, Q कितना समय लेता है, T समय लेता है। तो इस वायर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो वायर की हम लेंथ भी ले लें, वायर की लेंथ कितनी ले लें, L ले लें। ठीक है, कितने डिग्री पर रखा हुआ है, थीटा डिग्री पर रखा हुआ है। तो आइए इसका एक कैलकुलेशन करते हैं। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये आपको पता है। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये क्या है बेटा, आपको पता है कि जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा डिग्री के एंगल पर एंटर करता है तो हम वहाँ पर कौन सी वेलोसिटी लेते हैं, आंसर है v साइन थीटा वाली वेलोसिटी लेते हैं। तो यहाँ पर जो चार्जेस होंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वायर, जो चार्जेस हैं उनकी वेलोसिटी क्या है, उनकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा है, तो हमने वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लिया, v साइन थीटा। ये बात तो सबको मालूम होगी। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, दिस इज़ नॉट अ सिंगल चार्ज, q इज़ अ नंबर ऑफ चार्जेस है, नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ये आप देख रहे होंगे। और v क्या है, v क्या है, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या वेलोसिटी ऑफ चार्जेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चार्जेस कह सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, और कौन से चार्जेस हैं बेसिकली इसमें, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कौन से चार्जेस हैं, यहाँ ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन। अब आइए हम निकालते हैं मैग्नेटिक फोर्स। बहुत ही आसान है, इसको एक लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, मगर मैं एक छोटे से मेथड से आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब आप बताइए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव करेंगे उनकी वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। आंसर है v, हम ना लें यहाँ पर v की जगह हम ले लें vd कौन सी वेलोसिटी थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक क्या रहती थी, कांस्टेंट रहती थी। तो यहाँ पर जो v लिया है, इस v की जगह इलेक्ट्रॉनों के पास कौन सी वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ कौन सी वेलोसिटी रख दें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉनों की है। अब फिर से ये वायर है, इसमें कितने चार्ज दौड़ रहे हैं, क्यू मतलब नंबर ऑफ चार्जेस दौड़ रहे हैं। ये देखिए
इसमें इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी कितनी है, वीडी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और थीटा क्या है, तो थीटा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉनों की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके बीच का एंगल है, तो ये हमने साइन थीटा लिख दिया। अब मैंने कहा कि मल्टीप्लाई बाई टी, तो मल्टीप्लाई बाई स्मॉल टी एज वेल एज डिवाइड, तो इसको डिवाइड भी कर दीजिए ज़रा सा, तो देखिए क्या आएगा, एफ एम इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू, यहाँ पर लिख देंगे वी डी बी लिख सकते हैं, और कितना साइन थीटा। हम टाइम से डिवाइड कर दें और टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब टाइम से मल्टीप्लाई टाइम से डिवाइड कर दें। ये टाइम कौन सा है, ए से बी तक, ठीक है। तो अब बताइए Q अपॉन टी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चार्ज कितने समय में जाता, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने चार्ज जाते हैं, Q चार्ज कितने समय में पहुँचते हैं, T समय में, तो Q अपॉन टी कर दिया, इंटू वी डी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, कांस्टेंट होगी। अच्छा, और इस T का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा, ये बन गया B और ये बन गया साइन थीटा। अब आप बताइए Q अपॉन टी क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगी जो कि इसमें दौड़ेगी वायर में I, और ये करंट किस में दौड़ेगी, तो नंबर ऑफ चार्जेज हैं जो कि एक वायर में दौड़ेंगे। अब बताओ ये वायर की डिस्टेंस है, अरे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, अरे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है L, टाइम कितना है T, तो हम L बराबर क्या लिख सकते हैं, वी डी इंटू टी। तो यहाँ बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं इंटू बी, और क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। देखिए ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया, बस ये हमारा एक्सप्रेशन है IBL साइन थीटा। तो कुछ नहीं करना, यहाँ सिंगल चार्जेस था, अब यहाँ पर मैंने एज्यूम कर लिया एक वायर, सीधी सी बात बेटा, है ना। जो एक सिंगल चार्जेस को हम v वेलोसिटी से दौड़ाते थे, एक वायर के अंदर ये किस वेलोसिटी से दौड़ते हैं, आंसर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से दौड़ते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इसके लिए प्रीवियस जो है वो टॉपिक जा कर के देखिए। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन कितने समय में जाते हैं, हमने कहा मान लो t समय में जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कितनी है, वी समय कितना है t, तो वी डी इंटू टी, अरे वी डी इंटू टी, इसकी डिस्टेंस निकलेगी, और इसकी डिस्टेंस ही क्या है, ये लेंथ है, तो हमने लेंथ यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और दूसरी बात कि यहाँ से यहाँ तक कितने चार्ज जाते हैं, Q चार्ज कितना समय लेते हैं T, तो Q अपॉन टी, सेम टाइम में कितनी करंट फ्लो करेगी, I, तो यहाँ पर इसको Q अपॉन टी को I लिख दिया। दिस एक्सप्रेशन is called expression of magnetic force on a current carrying wire, ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट केसेस ले लें। तो हमने कहा कि मान लीजिए ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और वायर को हम ऐसा रखें, अब यहाँ पर वायर रखेंगे, ठीक है बच्चों, वायर रखेंगे, तो इसमें करंट कितनी है, I। अब करंट की बात करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है, और इसकी लेंथ ले लें L, ये इसकी लेंथ ले लें L, ठीक है। याद रखना करंट के लिए और लेंथ के लिए टाइम सेम है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने डेरिवेशन में कराया है। अब थीटा कितना है बच्चों, यहाँ पर 90 डिग्री, ये मैग्नेटिक फील्ड है, बताओ फोर्स कितना लगेगा, तो आंसर है मैक्सिमम फोर्स लगेगा। सेम केस है बेटा वैसे, Q वी बी साइन कितना लगेगा, 90 डिग्री, तो ये फोर्स कैसा आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स Q वी बी और साइन 91 हो जाएगा, तो ये फोर्स कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको हम एज अ एज्यूम कर रहे हैं केस नंबर फर्स्ट, तो केस सेकंड में अगर हम देखें तो ये रहा हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड, और वायर को हम ऐसा रख देते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ कितनी है L बच्चों, करंट कितनी है I। अब आप बताइए कितना फोर्स लगेगा, यहाँ थीटा कितना है, 0। तो अब आप देख रहे होंगे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर फोर्स कितना काम करेगा, Fm बराबर Q वी बी और साइन 0 डिग्री होगा, तो Fm मैग्नेटिक फोर्स कितना, 0, और ये क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो सेम बच्चों वही चीज़ है जो आपने पहले पढ़ा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल थीटा डिग्री पर एंटर करता है तो उस पर फोर्स F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा काम करता है। अब वो नंबर ऑफ चार्जेस अगर एक वायर के थ्रू जा रहे हैं तो वायर पर कितना फोर्स काम करेगा, FM बराबर IBL साइन थीटा काम करेगा। अगर चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाते थे तो मैक्सिमम फोर्स लगता था, ठीक है।
बेटा यहाँ सॉरी मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, एफ एम इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा होगा, सॉरी आई बी एल साइन थीटा। तो थीटा कितना रखना है, 90 डिग्री रख देना है, तो यहाँ हो जाएगा आई बी एल विच इज़ कॉल्ड मैक्सिमम। ठीक है, चार्ज के लिए रखा था ना मैंने, हालांकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के लिए होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो अगर एक चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता था तो फोर्स कितना आता था, 0। अब यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो करेंगे, मतलब करंट फ्लो करेगी। एक वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में रखी होगी तो कितना फोर्स काम करेगा, 0। तो सेम है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, इसको आप आराम से इसको लिख लीजिए। और दूसरी बात ये है कि इसको एक लॉन्ग कट मेथड से भी किया जाता है, मगर यहाँ पर इसको शॉर्ट से आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। जब एक चीज़ हम लोगों को मालूम चल गई, हम लोगों को यहाँ पर यह पता चल गया कि एक वायर होगा अगर और उसमें करंट दौड़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, हम लोगों को यहाँ पर यह मालूम चल गया कि अगर एक वायर है और उसमें करंट दौड़ रही है तो और उस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर फोर्स F बराबर आई बी एल साइन थीटा काम करता है, अगर थीटा डिग्री के एंगल पर वायर रखा हुआ है तो। ठीक है, अच्छा। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ बातें देखते हैं हम लोग। जैसे पहली बात ये पता है कि अगर एक वायर है और वो वायर कैसा हो, इन्फिनिटी वायर हो, इस वायर में क्या दौड़ रही हो, करंट। तो बताओ ये वायर इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो ये r दूरी पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। प्रीवियस लेक्चर में इसका हम लोग पूरी तरीके से डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, ये पढ़ा है हम लोगों ने। और इसी वायर को अगर सर्कल कर देते थे तो सर्कल के केस में r दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता था म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर, ये पढ़ा हुआ है। वायर की वजह से सेम डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ज़्यादा, वो कम, और सर्कल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है सेंटर पर सेम डिस्टेंस पर वो कम आती है, सॉरी वो ज़्यादा आती है, क्योंकि यहाँ पर पाई का टर्म नहीं है। इसमें सेम अमाउंट की करंट आप भेजिए, जैसे इसमें आई भेज रहे हैं तो इसमें भी आई भेजिए। फिर से मेरी बात सुनिए, मैंने कहा कि अगर एक वायर है, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है और उसमें आई एम्पेयर की करंट है, तो r दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक्सप्रेशन ये होता है, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और अगर इसी वायर को अगर आप एक सर्कल बना दें, सेम करंट फ्लो कराएं और सर्कल बना दें और r ही डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें, तो उसका फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर होता है। ये ज़्यादा होता है, यहाँ पाई का टर्म नहीं है ना नीचे, तो ये ज़्यादा है और ये क्या है, कम है। ये बात आप देख चुके हैं। दूसरी बात, एक चीज़ अभी आपने देखा कि अगर इसी वायर को हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, देखिए ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो इस पर एक फोर्स काम करता है एफ एम बराबर आई बी एल, ये है। अच्छा बताओ यहाँ पर बी क्या होगा, बी कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? आंसर है, ध्यान रखिएगा, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब आप बोलोगे ये एक्सटर्नल का क्या मतलब है? एक्सटर्नल मतलब जो आपने अप्लाई किया है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आप अप्लाई करोगे, ठीक है, अप्लाई करोगे। और इस वायर में जो करंट है, इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, ये वायर की वजह से है, ये वायर की वजह से है। तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पर नहीं रख रहे हैं, यहाँ पर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं? आंसर है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगाया जाता है। ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो ये अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब आपको बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड लगाना है, तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर कौन सी मैग्नेटिक फील्ड रखी जाती है? बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, आई बी और एल, ठीक है। और अगर किसी एंगल पर है तो साइन थीटा, परपेंडिकुलर है तो आई बी एल, ठीक है, यहाँ पर सही है, ठीक है, ओके। तो आइए यहाँ पर इस बात को जान गए हैं, अब जरा इस पर फोर्स की डायरेक्शन भी निकाली जाए, है ना। कैसे देखेंगे? देखिए, मान लीजिए आपके पास यही एक वायर है, ये एक क्रॉस, देखिए क्रॉस है, ठीक है, क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ है। और इसमें एक वायर हम ऐसा रख दें और इसमें करंट बना दें बेटा, ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? एक्सटर्नल वाली, याद रखना। और इस वायर में जो करंट है ये अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मैं वो वाली मैग्नेटिक फील्ड नहीं रख रहा हूँ। इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, जाहिर सी बात है इस पर फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? एफ एम इज इक्वल टू क्यू, सॉरी क्यू नहीं, क्योंकि यहाँ पर करंट है, आई बी एल। और साइन
थीटा। तो यहाँ थीटा कितना है, याद रखो 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वायर इस तरफ है, एंगल 90 डिग्री का होगा। अच्छा, तो ये मैक्सिमम फोर्स है। अच्छा, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। क्या हो गया? ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब आओ इसकी डायरेक्शन की बात करें बेटा। डायरेक्शन किधर होगा? तो इसका डायरेक्शन निकालने का सेम वही तरीका है जो चार्ज पर डायरेक्शन का लगाते थे। मतलब चार्ज जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता था और उस चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए जो राइट हैंड पाम रूल यूज़ करते थे, वही रूल सेम यहाँ यूज़ करना है। क्योंकि अभी आपने देखा है कि मैंने सिंगल चार्ज को ही नंबर ऑफ़ चार्जेस में कन्वर्ट कर दिया, कुछ और तो चेंज किया नहीं मैंने। तो इसीलिए इसमें भी राइट हैंड पाम रूल ही लगाएंगे, राइट हैंड पाम रूल। ठीक है बच्चों, आइए जरा इसको लगाते हैं। देखिए इसमें क्या करना था। इसमें ये आपके पास राइट हैंड पाम रूल में आपको मैंने बताया था, ये जैसे ये अंगूठा है, ये चारों फिंगर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको इस अंगूठे को पहले आप चार्ज की डायरेक्शन में करते थे, तो अब यहाँ चार्ज ना हो करके करंट है, तो इसको करंट की डायरेक्शन में कर दीजिए। क्या दिखाई दे रहा? हाँ, इसको चार्ज की डायरेक्शन में ना करके अब करंट की डायरेक्शन में कर दीजिएगा। इसको किधर इशारा करना है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो टेंशन होता था बच्चों, इसका जो टेंशन होता था, इस हथेली का जो टेंशन होता था, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बता देता था, है ना। पहले वाले केस में, अरे एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी के केस में हम अंगूठे को किस तरफ रखते थे? चार्ज की डायरेक्शन में। चार्ज जिधर चलता था, या वेलोसिटी की डायरेक्शन में, जो भी कह लो आप, चार्ज की डायरेक्शन में या वेलोसिटी की डायरेक्शन में। और इसको किधर इशारा करते थे? जिधर मैग्नेटिक फील्ड होता था। तो ये क्या बताता था? ये फोर्स की डायरेक्शन को बताता था। अब अगर हम यहाँ पर चार्ज के बजाय अगर हम आई बी एल ले लें, मतलब यहाँ पर करंट ले लें, तो अब क्या होगा? अंगूठे को सेम करंट की डायरेक्शन में इशारा कर देना है, बी को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो इसका टेंशन होगा ये फोर्स के डायरेक्शन को बता देगा। तो बहुत ही आसान है। राइट हैंड को खोलना, राइट हैंड, ये राइट हैंड हो गया। इसको किधर इशारा करना है? इसको करंट की डायरेक्शन में, इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। टेंशन क्या बताएगा? फोर्स। टेंशन निकालने के लिए आप इसको ऐसा इसमें फंसा लीजिए पाम में। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। करंट किधर है? करंट के डायरेक्शन में। और इसका टेंशन किधर जा रहा? ऊपर की तरफ। तो इस पर जो फोर्स काम करेगा, कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। ये किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ काम करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी मैग्नेटिक फील्ड में हम एक और वायर ले लें। इसी में हम एक और वायर ले लें, देखिए, और इस वायर में हम करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दें। अब बताइए किधर काम करेगा? राइट हैंड पाम रूल। ऐसे आप इसको फंसा लीजिए यहाँ पर। अब ये चारों उंगली किधर जाएंगी? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अंगूठा किधर जाएगा? करंट की डायरेक्शन में। टेंशन किधर जा रहा? नीचे की तरफ। तो किधर फोर्स करेगा? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है। ये देखिए कौन सा फोर्स? एफएम फोर्स डाउनवर्ड काम करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर मैं कुछ और भी बना देता हूँ, यहाँ ध्यान से सुनिए। यहाँ पर मैंने ये वायर ऐसा ले लिया, अब इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे कर दी। देखो बेटा, अब बताओ करंट किधर है? इस तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पंजे को लेके जाओ। करंट की डायरेक्शन में गया, टेंशन किस तरफ जा रहा? ऊपर की तरफ। मतलब इस पर जो फोर्स काम करेगा, एफएम किधर काम करेगा? ऊपर की तरफ, ठीक है बच्चों। ये तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे यहाँ पर पूछूं एक चीज़ और, देखिए थोड़ा सा केस डिफरेंट। यहाँ पर मैंने बनाया डॉट और ये करंट का सिंबल है। तो आप बताइए डॉट का मतलब करंट किधर जा रही है? डॉट का मतलब बाहर आ रही है, करंट बाहर की तरफ आ रही है। अब यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना रहा हूँ, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब आप बताइए फोर्स किधर जाएगा? करंट किधर है? बाहर की तरफ, करंट बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इस तरफ। फोर्स किधर जाएगा? अंगूठे को किधर करना है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पंजे की डायरेक्शन में क्या करना है? अरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पंजे को। करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ, तो मतलब अंगूठा बाहर। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, फोर्स किधर जाएगा? ऊपर की तरफ। ये देखिए, तो एफएम फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा। अब बताइए क्रॉस,
क्रॉस का मतलब करंट किधर, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। अब बताइए फोर्स किधर जाएगा, करंट किधर है, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस तरफ है, इस तरफ है। देखिए ऐसे, अब किधर जाएगा, करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को करिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चारों उंगली को करिए, पंजा किधर जाएगा, नीचे की तरफ। मतलब फोर्स किधर काम करेगा, Fm किधर काम करेगा, नीचे की तरफ। देख रहे हैं यहाँ पर, तो कोई दिक्कत यहाँ पर तो नहीं होनी चाहिए। डायरेक्शन बेटा बस वैसे निकालें जैसे आप चार्ज की डायरेक्शन निकालते थे, ठीक है। चलिए तो आगे इसको थोड़ा सा अब अलग टॉपिक एक ले लें। अब बच्चों यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। इसमें हम बात करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, ठीक है, कैरिंग वायर। दोनों ही चीज़ें एक ही जैसी हैं। चलिए, मतलब दोनों ही चीज़ों, दोनों ही तरीक़ों से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पहले या दूसरे तरीके से। आइए इसको देखते हैं। देखो बच्चों, बड़ा ही आसान सा सवाल है। ये करंट है I, ठीक है, इसको I1 कर लें, यहाँ पर वायर A ले लें। किधर करंट है, ऊपर की तरफ। अच्छा, यहाँ पर इसी के पैरेलल में एक दूसरी करंट ले लें, ठीक है। ये वायर कौन सा है, B, या इसको PQ नाम दे दें, क्योंकि PQ नाम दे दें क्योंकि B तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ना। अच्छा, इसमें करंट किधर ले लें, ऊपर की डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। इसमें करंट ले लें I2, दोनों करंट डिफरेंट ले लें। इनके बीच की दूरी कितनी ले लें, तो इनके बीच की दूरी हम ले लेते हैं D। अब आप बताइए, क्या ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं? तो फिर दिमाग में बात आएगी कि सर कैसे फोर्स लगाएंगे, ये दोनों फोर्स लगाएंगे भी कि नहीं लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, या लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। देखो बेटा, मैं आपसे कहूँ कि ये वायर P है, ठीक है, ये वायर P है, इस वायर में करंट I1 है, तो बताओ ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो बताओ इस वाले करंट की वजह से D दूरी पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ए, मान लो इस पॉइंट को हम ले लें पॉइंट नंबर 1, इसको लोकेशन नंबर इसको लोकेशन नंबर डाल दें 2 डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो मैंने कहा कि बताओ कि इस वायर की वजह से इस लोकेशन नंबर 2 पर, ये लोकेशन दिया है 2, इस लोकेशन नंबर 2 पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये है तुम्हारा इन्फिनिटी लॉन्ग वायर, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर, अभी आपको बताया मैंने। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, किसकी वजह से 2 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। किस वायर की वजह से, P वायर की वजह से। बात सही लिखा, लोकेशन 2 पर मैग्नेटिक फील्ड है, किस वायर की वजह से, P वायर की वजह से। कितनी हो जाएगी बेटा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I, क्या रखा जाए, I1 अपॉन कितना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, D डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आप बताइए, इसका मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वायर की वजह से है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो वायर है, वायर नंबर Q जो है, वो P वाले की मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। हम बोल सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो Q वायर है वो P वाले के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई गई है उसमें रखा हुआ है, कह सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है जो P की वजह से बनाया गया है, ये Q वाले के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स का एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का काम करेगा, नहीं करेगा। ये जो है ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। एक्सटर्नल हुआ कि नहीं, किसके लिए,
किसके लिए? क्यू वायर के लिए, फॉर क्यू वायर। यहाँ पर या इसको ऐसे लिखते हेयर B2P मैग्नेटिक फील्ड वर्क एज एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फॉर वायर, कौन से वायर के लिए? क्यू वायर के लिए। ये बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, तो इस वाले वायर पर फोर्स कितना लगेगा? नाउ फोर्स ऑन वायर क्यू, फोर्स ऑन वायर क्यू, ठीक है, ड्यू टू फर्स्ट वायर पी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात आपको समझ में? हेयर B2P मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वर्क एज एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फॉर वायर क्यू वायर के लिए ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का काम करेगा, और इस वजह से इस क्यू वायर पर एक फोर्स काम करेगा, ठीक है, एक क्यू वायर पर एक फोर्स काम करेगा। तो आइए निकालते हैं फोर्स ऑन क्यू वायर। क्या लिखा जाए? आई, है ना, आई। करंट कौन सी लोगे? करंट तो इसी के लेंगे क्योंकि इस पर फोर्स लगेगा, इसलिए I2। बी कौन सा रखते थे? एक्सटर्नल वाला रखते थे, एक्सटर्नल वाला, और इनटू IB और L। बच्चों यहाँ पर ध्यान रखो कि इस पूरे इन्फिनिटी वायर का हमको लेंथ कितना लेना है? सिर्फ L। वायर तो इन्फिनिटी है मगर इसका लेंथ कितना लेना है आपको? सिर्फ और सिर्फ स्मॉल l लेंथ लेनी है। इन्फिनिटी लंबा वायर है मगर लेंथ कितनी लेनी है? सिर्फ L लेंथ लेनी है। तो FQ इज इक्वल टू I2B एक्सटर्नल इंटू L, ठीक है, दोनों की लेंथ हमने सेम ले रखी है। अच्छा, अब यहाँ साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा? और देख लेते हैं इसको। देखो बेटा, अगर हम बात करें कि इस फोर्स को पूरी तरीके से लिख दिया जाए B एक्सटर्नल, बताइए B एक्सटर्नल की जगह क्या लिखेंगे बेटा? यही तो है हमारा, यही जो है ये हमारे पास एक्सटर्नल हेयर B2P मैग्नेटिक फील्ड वर्क एज एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिएगा, BQ इज इक्वल टू I2 तो यही रहेगा, बी एक्सटर्नल की जगह क्या लिख सकते हैं? बी एक्सटर्नल की जगह ये वाली मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल बन जाएगी, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं B2P, है ना, B2P वायर की वजह से है, याद में रखिएगा, B2P, और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन D। मैंने P यहाँ पर क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड 2 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है? P की वजह से, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अरे यार मैंने क्या लिख दिया भाई, सॉरी, B एक्सटर्नल की जगह पे B2P और इंटू L बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर FQ इज इक्वल टू I2 B2P कितनी वैल्यू होगी? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन कितना D इंटू कितना L। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब आप देख लीजिए, क्यू वायर पर फोर्स लगेगा, पक्का लगेगा, क्यू वायर पर फोर्स लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो फोर्स किधर लगेगा और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जरा देखो। इसमें करंट किधर है? ऊपर की तरफ। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? अंदर की तरफ, देख रहे हैं। अरे भाई करंट किधर है? ऊपर, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? अंदर की तरफ होगी। तो अंदर की तरफ अगर होगी तो इसको हम किससे बना दें? यहाँ पर किससे बना दें? क्रॉस से बना दें। तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड किधर काम करेगी? अंदर की तरफ। अच्छा, अब ये वाला वायर इस वाली मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? चलिए बताइए। क्रॉस मतलब अंदर की तरफ। तो इसमें करंट की डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ है, देख रहे हैं, ये करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो बताइए फोर्स, ये वाला जो फोर्स आया है ये किधर लगेगा? क्यू पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट किधर? ऊपर। फोर्स किस तरफ आएगा? इस तरफ। मतलब इस पर जो फोर्स काम करेगा FQ वाला, वो इस तरफ काम करेगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये फोर्स काम करेगा, ठीक है। निकाल लिया आपने। फिर से
इस वायर ने यहाँ पर क्या बनाया, मैग्नेटिक फील्ड बनाया। अब वो वाली जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया वो कितनी बनाया, इतनी बनाया। अब ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के लिए एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का काम करेगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ है। तो इस वाले वायर में अगर करंट I2 है तो फोर्स किधर लगेगा, तो हमने ये वाला फार्मूला, ये वाली राइट हैंड पाम रूल लगाया और देखा फोर्स इधर लगेगा, ये हमने फोर्स की डायरेक्शन इधर लिख दी। ठीक है, अच्छा अब इसको रफ कर दें और आगे अब इस वाले वायर के लिए देखते हैं। तो सेम इस वाले वायर के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए अगर हम यहाँ पर देखें अब आप देखिए इस वाले वायर में करंट किधर है, ऊपर की तरफ। तो d दूरी पर ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, यहाँ पर हम लिख दें इसको लोकेशन नंबर 1, इसको लोकेशन नंबर 1 दे दें। ठीक है, अब बताओ इस वाले वायर की वजह से यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाई जाएगी, क्या लिखा जाए, कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, 1 पर है। किसकी वजह से है, Q की वजह से है। कितनी आएगी, तो μ0/2π। इसमें करंट कितनी है, क्योंकि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो कौन सा वायर बनाएगा, Q वायर। तो इसमें करंट कितनी है, I2। तो I2 अपॉन कितना, डिस्टेंस कितनी है, सेम d डिस्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब लगे हाथ इसकी भी डायरेक्शन निकाल लीजिए। तो करंट किधर है, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालनी है, टेंशन किधर जाएगा, अंदर की तरफ। मतलब फिर से देखिए, सॉरी फिर से देखिए, यहाँ पर करंट किधर है, ऊपर की तरफ। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, राइट हैंड पाम रूल लगाइए। तो ये पंजे को इधर इशारा किया, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा। तो इसको मैं किससे कर दूं, डॉट से बना दूं। अब डॉट का मतलब आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा अब बताइए कि सेम वही चीज़ लिख सकते हैं, ये क्या होगा, B1 जो Q है ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होगा, B एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। किसके लिए, फॉर वायर किसके लिए, P के लिए, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो अब यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ, इस पर कितना फोर्स लगेगा। चलिए फोर्स ऑन किस पर निकालना है, P पर निकालना है, P पर निकालना है। क्या फॉर्मूला लगता है, I। इसमें करंट कितनी है, I1। मगर मैग्नेटिक फील्ड कौन सा रखना है, इसका वाला, इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर रखना है। मतलब B1 Q की वजह से रखना है ना। डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं इसको, और I B और क्या लिखा जाए, L। डायरेक्टली लिख दिया बेटा यहाँ पर, है ना। अच्छा अब FP = I1 लिख सकते हैं, है ना। I1 या इसको लिख दे, पूरा लिख दें हम यहाँ पर। भाई यही तो फार्मूला लगाओगे, F किस पर है, P पर है, I2 इसमें करंट कितनी है, इसमें करंट कितनी है, I1। यहाँ पर कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लेनी है, एक्सटर्नल वाली लेनी है, इंटू L, यही तो लिखोगे ना। अच्छा तो FP = I1, B एक्सटर्नल वाली यही रखोगे, B1 Q × L। अब आप बताइए यहाँ क्या रखोगे, तो FP = I1, इसकी जगह क्या रखा जा सकता है, μ0/2π I2/d इंटू क्या, L। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, फोर्स ऑन P = μ0/2π I1 I2/d इंटू L। आइए इसकी डायरेक्शन ज़रा देखते हैं बच्चों। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ है, करंट किधर है, ऊपर है। बताओ फोर्स किधर जाएगा, फोर्स किधर जाएगा, राइट हैंड साइड। फोर्स किधर जाएगा, राइट हैंड साइड की तरफ, ये राइट हैंड साइड की तरफ P पर। अब आप देखिए ये वाला वायर इसको अपनी तरफ खींचता है, ये वाला वायर इसको अपनी तरफ खींचता है, ये वाला वायर इसको अपनी तरफ खींचता है। ये वाला वायर जो है ये इस पर फोर्स लगा रहा है, किधर, अंदर की तरफ, मतलब अपनी तरफ खींच रहा। ये वाला वायर इस पर फोर्स लगा रहा है Fe, और किस तरह लगा रहा, अपनी तरफ, मतलब इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसका मतलब कि बोथ द फोर्सेस आर अपोजिट एंड इक्वल और अट्रैक्टिव इन नेचर, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब इसका किस तरफ है, राइट हैंड साइड, ये बात आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ से ये FQ फोर्स कौन लगा रहा है,
आंसर है पी वाला लगा रहा है। किस वजह से लगा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगा रहा है। ये फोर्स किस पर लग रहा है? क्यू बता रहा है कि क्यू वाले वायर पर लग रहा है। डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। अब बताइए इस वाले वायर पर फोर्स कौन लगा रहा है? क्यू लगा रहा है। किस वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि इसने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाई है। अब इस पर जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है? तो क्यू वाले वायर की तरफ ही लग रहा है, मतलब राइट हैंड साइड लग रहा है। अर्थात ये वाला वायर इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो ये वाला वायर इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये वाला वायर इसको अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात कर सकते हैं कि नोट इफ़ द वायर इन सेम डायरेक्शन, या यहाँ पर जगह कम है तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं नोट करके I1 एंड I2 अगर सेम इन डायरेक्शन तो क्या होगा? वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। और अगर I1 एंड I2 अपोजिट इन डायरेक्शन तो क्या करेंगे? रिपल करेंगे। ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में कर दोगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। ये वाला इस पर बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पर बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। और देखिए दोनों एक दूसरे के क्या हैं? बराबर हैं। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन DL, I1 I2 अपॉन DL, दोनों में फोर्स की वैल्यू भी बराबर है, अपोजिट है। तो यहाँ से हम एक चीज़ और प्रूफ कर सकते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ आप लोगों को पता होगा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी किसी बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाती है तो वो वाला बॉडी भी इस वाली बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर आपने देखा कि इस पर फोर्स इस तरफ लग रहा है, इस पर फोर्स इस तरफ लग रहा है। इसको P इसको Q दिया था, तो ये FP है और ये क्या है? FQ है, दोनों अपोजिट है। ये वाला इस पर फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ, तो ये वाला इस पर भी फोर्स लगा रहा अपनी तरफ। तो एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन हो गया। तो प्रूविंग ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, यहाँ से चलो इसको प्रूव करते हैं। बताइए दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर और इक्वल हैं। अभी आपने देखा, क्या देखा? FP बराबर FQ के क्या देखा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D इंटू L। L क्या थी बच्चों? इसकी लेंथ थी, और इसमें करंट कितनी थी? I1, इसमें करंट कितनी थी? I2, और दोनों की लेंथ हमने सेम ले रखी थी। ठीक है, और डिस्टेंस क्या थी? डिस्टेंस भी सेम थी। तो दोनों बराबर है और अपोजिट है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस पर? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू क्या? एक्सेलरेशन। यही तो है। अच्छा, ना तो ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो ना तो इसमें कोई एक्सेलरेशन है ना इसमें कोई एक्सेलरेशन है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन 0 है। अरे भाई खाली खींच रहे हैं ना, मोशन में थोड़ी है, खाली खींच रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन 0 है। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नेट फोर्स, तो यहाँ पर ले लेंगे FP जो कि इस डायरेक्शन में है, ये वाला किस तरफ है? FQ, माइनस में इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं FP बराबर FQ। ये देखिए दोनों बराबर हैं, यहाँ से क्या है कि दोनों बराबर हैं, और हमने इनकी डायरेक्शन पहले ही अपोजिट ले ली है। देखो, एक प्लस में एक माइनस में, तो इसका मतलब इनकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। तो दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, डायरेक्शन में अपोजिट। मैंने यहीं पर डायरेक्शन ले लिया, ध्यान से देखिएगा, यहीं पर डायरेक्शन ले लिया है।
ठीक है, तो डायरेक्शन में अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में क्या है, बराबर है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पर हम इसको निकाल सकते हैं यहाँ से। अच्छा ओके, अब यहाँ से हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनाना चाहते हैं, 1 एम्पियर की डेफिनेशन देना चाहते हैं। तो देखिए 1 एम्पियर क्या होता है भाई, इसमें से अगर दोनों बराबर हैं तो हम इसको F बराबर लिख सकते हैं, F बराबर μ0/2 पाई I1 I2/d × L। थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर अगर ऐसे कर लूँ, μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁻⁷ मालूम होगा आप लोगों को। तो F = μ0 की वैल्यू रख दीजिए 4 पाई × 10⁻⁷ यही होगी, अपॉन कितना 2 पाई है, ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा I1 I2 L अपॉन कितना D, ये हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो F की वैल्यू बन गई 2.0 10⁻⁻⁷ I1 I2/d इंटू कितना L। अब आप देखिए ध्यान से, देखिए मैंने कहा अगर इफ़ I1 एंड I2 दोनों को मैं ले लूँ 1 एम्पियर की, ठीक है, 1 एम्पियर ले लें, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको कितना ले लें, 1 मीटर ले लें, और दोनों वायर की जो लेंथ है वो भी कितना ले लें, 1 मीटर। तो बताइए फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों, तो फोर्स कितना आ जाएगा, ये 1 तो फोर्स आ जाएगा 2.0 10⁻⁷ न्यूटन, ये आ जाएगा पक्का। मीटर से मीटर कट जाएगा, अरे मीटर से मीटर कट जाएगा तो सिर्फ किस में आएगा, सिर्फ आएगा इतने न्यूटन, ठीक है। अच्छा, तो I1 I2 कितने एम्पियर, 1 एम्पियर, D कितना है 1 मीटर, लेंथ कितनी है 1 मीटर। अब मैंने कहा कि फोर्स इतने न्यूटन, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर, अब इसको हम यहाँ पर इस तरीके से कहेंगे कि अगर दो वायर हों, दोनों के बीच की दूरी कितना हो, 1 मीटर हो, दोनों की लेंथ कितनी हो, 1 मीटर हो। फिर से देखिए, अगर दो वायर हैं दोनों के बीच की दूरी कितने मीटर हो, 1 मीटर हो, दोनों का लेंथ कितना हो, 1 मीटर हो, ठीक है। तो अगर दोनों के बीच लगने वाला फोर्स इतना हो, मतलब दोनों एक दूसरे पर इतने न्यूटन का फोर्स लगाएं, तो इसका मतलब दोनों में करंट कितने एम्पियर होगी, 1 एम्पियर होगी। नहीं समझे, फिर से देखो, यहाँ से देखो, इस डेफिनेशन को यहाँ से देखिए आप। मैं अगर डायरेक्टली फोर्स की वैल्यू इतना रख देता तो आप सोचते सर कहाँ से आ गया ये, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली नहीं रखा। मैं यहाँ से फिर से आपसे बता रहा हूँ, यहाँ तक देखिए, ये दोनों बराबर हैं, रख दिया, μ0 की वैल्यू वहाँ से रख दी, तो ये कुछ ऐसे वैल्यू निकल करके आई, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर I1 I2 को 1 ले लो, L1 ले लो, D1 ले लो, तो F बराबर इतना न्यूटन आ सकता है। अब देखिए, अब मैंने कहा कि इनके बीच की, अब मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा कि ये दो वायर हैं, इनके बीच की दूरी हमने 1 ले ली, इसकी लेंथ 1 मीटर, इसकी लेंथ 1 मीटर, पक्का। अच्छा, अब मैंने इनके बीच की दूरी 1 ले ली और इनकी लेंथ 1 मीटर ले ली। अब मैंने कहा कि ये वाला वायर इस पर फोर्स लगाता है कितने न्यूटन का, 2.0 10⁻⁻⁷, और ये वाला वायर इस पर फोर्स लगाता है 2.0 10⁻⁷। और ये भी पता चल रहा है कि ये वाला वायर इस पर भी फोर्स लगाता है इस तरफ, कितना, F = 2.0 10⁻⁷। तो बताओ दोनों में करंट कितने एम्पियर होगी, जाहिर सी बात है 1 एम्पियर होगी। अरे भाई दोनों में करंट कितने एम्पियर होगी, 1 एम्पियर होगी। यहीं से आप इस बात को देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन आती है 1 एम्पियर की, तो आप यहीं से लिख सकते हैं कि दोनों वायर में करंट कितने एम्पियर है, 1 एम्पियर। कब, जब दोनों के बीच में फोर्स इतना लगने लगे तो, ठीक है। अब यहीं से आप देख सकते हैं, अगर यहाँ 4 न्यूटन हो तो मतलब दोनों में कितने एम्पियर है, 2 एम्पियर करंट है। अगर यहाँ 6 हो जाए, तो अगर यहाँ F की वैल्यू 6 हो जाए तो कितने एम्पियर करंट होगी, 3 एम्पियर करंट होगी। बस यही से इस बात को डिफाइन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, और फिर इंशाल्लाह नए लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।